Good morning, students. Good morning. Good morning, all of you. Myself, कैलाश चोटिया. मेरा नाम कैलाश चोटिया है और मैं श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उसमें कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि बच्चों आपको पता है आपका सिलेबस है वो बदल चुका है, आपका नया सिलेबस है वो आ गया है। तो बाज़ार से शीघ्र अतिशीघ्र नया सिलेबस ले आए। सभी बच्चे 7th के बच्चे थे वो मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं, इसलिए जो 8 में आए हैं उनको पता है कि मैं बोर्ड पर नोट्स लिखाता हूँ और नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सभी को आपको ध्यान में है हमारा जो कक्षा 8 का जो सिलेबस है वो बदल चुका है, एनसीईआरटी का सिलेबस आ चुका है। हमारा जो दूसरा अध्याय है कंपनी से साम्राज्य तक, साम्राज्य विस्तार तक कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित होती है, कंपनी किस प्रकार व्यापार से अपना साम्राज्य शुरू करती है और कंपनी कैसे व्यापार करके धीरे धीरे व्यापार द्वारा धीरे धीरे अपना साम्राज्य है वो फैलाती है, अपना साम्राज्य है वो विस्तृत करती है। मैंने आपको बंगाल के बारे में बताया था कि बंगाल में किस प्रकार सिराजुद्दौला को परास्त करके 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला धोखेबाजी से या मीर जाफर जैसे गद्दारों की धोखेबाजी से पराजित हुआ, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था, लेकिन जब मीर जाफर भी अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई मांगों रियायतों को चुकाने से मना कर दिया तो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम के साथ भी अंग्रेज बक्सर की लड़ाई लड़ते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में जो मुगल सम्राट था उसने अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी अधिकार है वो सौंप देता है। मुगल सम्राट अंग्रेज़ों के पक्ष में बंगाल के दीवानी अधिकार है वो दे देता है। जब इसके बाद अंग्रेज़ों का ध्यान है वो मैसूर और मराठा साम्राज्य पर जाता है, क्योंकि मैसूर और मराठा साम्राज्य था वो भी विकसित था। मैसूर जो साम्राज्य था वो आधुनिक कर्नाटक, जिसे हम आधुनिक कर्नाटक कहते हैं, जिसमें मैसूर, कुर्ग, मालाबार तट के जो क्षेत्र थे वो शामिल थे। तो मैसूर, कुर्ग जो इलाका आता है कर्नाटक का निचला इलाका कहते हैं, मालाबार तट से लगा हुआ इलाका जो व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। अब अंग्रेजों का ध्यान है वो मैसूर पर केंद्रित हो जाता है। मैसूर और अंग्रेजों के बीच, मैसूर साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसे हम मैसूर का युद्ध भी कहते हैं। ये 2 लड़ाइयाँ हैं वो हैदर अली और 2 लड़ाइयाँ हैं वो टीपू सुल्तान के साथ लड़ी गई थी। मालाबार तट था वो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेज इसी मालाबार तट से इलायची, काली मिर्च, लकड़ी, चंदन आदि का व्यापार करते थे, आदि का निर्यात करते थे। तो मालाबार तट था वो अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 1785 में टीपू सुल्तान ने मालाबार तट से अंग्रेजों के होने वाले व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था और भारतीय व्यापारियों से भी अंग्रेजों के साथ होने वाले व्यापार को बंद कर दिया था। इसके साथ ही अंग्रेजों के जो सबसे बड़े दुश्मन थे फ्रांसीसियों का सहयोग है वो टीपू सुल्तान ने लिया। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की सहायता से अपनी सेना का पुनर्गठन किया। पुनर्गठन के तहत सेना को आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया। ऐसी स्थिति में जब फ्रांसीसी थे वो अंग्रेजों की जब सहायता कर रहे थे तो इससे अंग्रेज थे वो आग बबूला हो गए। फ्रांसीसियों की सहायता जब टीपू सुल्तान को मिल रही थी तो इससे अंग्रेज थे वो क्रोधित हो गए और अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में जो टकराव था वो बढ़ता गया था।
अंतिम युद्ध 1799 में रंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, जिसके तहत टीपू सुल्तान मारा गया और जो मैसूर साम्राज्य था उस पर टीपू सुल्तान और उसकी वंशजों की सत्ता समाप्त हो गई। मैसूर का साम्राज्य जो प्राचीन वाडियार वंश था उसको पुनः सौंप दिया गया था और मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई थी। अब हम सहायक संधि की ओर बढ़ेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को लागू किया था। इस संधि के अनुसार इस संधि को स्वीकार करने वाला राज्य या रियासत अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति करेगा। ब्रिटिश रेजिडेंट को कंपनी के द्वारा उस राज्य के आंतरिक और बाह्य मामलों में दखल करने का अधिकार होगा। वह जो ब्रिटिश रेजिडेंट है वह कंपनी की ओर से कंपनी का प्रशासनिक और प्रमुख अधिकारी होगा। कंपनी या जो राज्य है जो जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया है वह राज्य बिना कंपनी के परामर्श के, बिना कंपनी की सलाह के अन्य राज्य या रियासत के साथ कोई संधि या समझौता है वो नहीं कर सकेंगी। कोई संधि या समझौता है वो नहीं कर सकते। इसके साथ ही यदि वह पड़ोसी राज्यों के साथ, रियासतों के साथ कोई संधि करना चाहे तो उसके लिए अंग्रेजों की स्वीकृति, कंपनी की स्वीकृति आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त वह राज्य या रियासत अपनी सेना नहीं रख सकेगा। उस राज्य की रक्षा है वो कंपनी करेगी। कंपनी अपनी तरफ से सेना नियुक्त करेगी जो उस राज्य या रियासत की रक्षा करेगी। बदले में जो सेना, जो रखी जा रही सेना है उसका खर्चा, उसका सैनिक खर्च, उसका रहन सहन, खान पान, हथियार, औजार, उनकी तनख्वाह, उनकी पेंशन आदि का खर्चा है वो संबंधित राज्य या रियासत से वसूला जाएगा। यदि वह राज्य या रियासत सैनिक खर्च देने से मना कर देंगे तो कंपनी को उस राज्य का या रियासत का कुछ भाग अपने अधीन करके उसका खर्चा वसूल करने का अधिकार होगा। जैसा कि बच्चों आपको पता है, लॉर्ड डलहौजी जो अंतिम गवर्नर जनरल था उसके काल में हमें जो भारतीय राज्य थे उनका कंपनी के द्वारा जो अधिग्रहण किया गया था उसकी लहर है, वो आखिरी लहर है, वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हमें देखने को मिलती है। अधिग्रहण की आखिरी लहर थी वो 1848 से 1856 में, जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। उस समय उसके काल में जो भारतीय राज्य को हड़पने, भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की जो लहर थी वो हमें दिखाई देती है। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों और रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए एक कुटिल चाल चली जिसे हम गोद निषेध नीति कहते हैं, हड़प नीति भी कहते हैं। गोद निषेध नीति या हड़प नीति के अनुसार यदि कोई भारतीय शासक, यदि उसके कोई पुत्र नहीं है तो वह अपने संबंधी के पुत्र को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। ऐसा होने पर उस सम्राट की मृत्यु होने पर या शासक की मृत्यु होने पर उसके राज्य या रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो गोद निषेध नीति क्या थी? यदि कोई भारतीय शासक, यदि उसके कोई खुद का कोई सगा पुत्र नहीं है तो वह अपने भाई या बहन के पुत्र को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। यदि वह उसके पुत्र नहीं है तो वो गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना पाएगा।
उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में स्वतः मिला लिया जाएगा। इसका विरोध कई भारतीय राज्यों और रियासतों ने किया। अंग्रेजों ने इस हड़प नीति, जिसका निर्माता लॉर्ड डलहौजी था, जिसने भारत में रेल, डाक, तार, संचार सेवाओं का भी विस्तार किया था, जिसको भारत में संचार सुविधाओं का संस्थापक भी कहा जाता है, उसके काल में जो अंग्रेजों की हड़प नीति थी या कंपनी की हड़प नीति थी, उसका विस्तार देखने को मिला। यदि किसी शासक के कोई यदि पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत है वो हड़प ली जाएगी और यह कंपनी का भूभाग बन जाएगा। तो अपनी गोद निषेध नीति के द्वारा, अपनी हड़प नीति के द्वारा उन्होंने एक के बाद एक कई रियासतों, सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854, नागपुर 1853 और झांसी 1854 में उन्होंने, अंग्रेजों ने गोद निषेध नीति के द्वारा इन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1856 में उन्होंने अवध का राज्य भी हड़प नीति के द्वारा नहीं बल्कि अवध के नवाब पर उन्होंने कुशासन का आरोप लगाया, कुप्रबंधन का आरोप लगाया और बताया कि वहाँ का जो नवाब है वो शासन करने के योग्य नहीं है। और यह आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर उन्होंने अवध का राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अपने प्यारे नवाब को इस प्रकार हटाए जाने से जो अवध की जनता थी वो अत्यंत दुखी थी, अत्यंत पीड़ित थी, अत्यंत कुंठित थी। और जब 1857 की जब क्रांति हुई तो अवध के लोगों ने आगे बढ़कर एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नए राज्यों की स्थापना से है, नए शासन की स्थापना से। अंग्रेजों ने कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में किस प्रकार मौलिक परिवर्तन किए। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जिसका काल 1773 से 1785 तक रहा, उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी का जो साम्राज्य था वो बंगाल के अलावा मद्रास और बंबई तक फैल गया था या मुंबई तक फैल गया था। कंपनी है वो बंगाल से आगे बढ़कर मद्रास और मुंबई को भी हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके 3 प्रेसिडेंसी में विभाजित थे, जिनका प्रमुख बंगाल, मद्रास और बंबई, इन तीनों में 3 प्रेसिडेंसी थी, जिनको पूरे साम्राज्य को 3 प्रेसिडेंसी में उन्होंने बांट दिया था। 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई या बंबई, उस समय का बंबई। इनके ऊपर गवर्नर जनरल होता था जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था। इनके अलग जनरल भी होते थे, जैसे बंगाल का जनरल, मुंबई का जनरल और मद्रास का जनरल। लेकिन इनके ऊपर भी एक सर्वोच्च अधिकारी होता था जिसे भारत में गवर्नर जनरल कहते थे। तो वारेन हेस्टिंग्स था वो गवर्नर जनरल बनकर आया था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार किए, प्रशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। 1772 में उसने नई न्याय व्यवस्था स्थापित की। 1772 में उसने नई न्याय और कानून व्यवस्था को लागू किया, नई न्याय और कानून व्यवस्था की स्थापना की। इसके लिए वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में 2 प्रकार की अदालतें, दीवानी अदालतें और फौजदारी अदालतें। दीवानी और फौजदारी। दीवानी के अंतर्गत जमीन, जायदाद, संपत्ति, बंटवारे, भूमि, इनसे संबंधित विवाद थे, उनका हल किया जाता था। जबकि फौजदारी अदालतों में हत्या, मारकाट,
या गंभीर प्रहार या अंग भंग करना, जैसे यदि कोई आरोपित होते तो उनके मुकदमों की सुनवाई है वो फौजदारी अदालतों में की जाती थी। तो हर जिले में वारेन हेस्टिंग्स ने हर जिले में 2 प्रकार की अदालतों का गठन किया, दीवानी अदालतें और फौजदारी अदालतें। हर जिले में 2 अदालतें स्थापित की गई, दीवानी और फौजदारी अदालतें। दीवानी अदालतों का मुखिया यूरोपियन कलेक्टर होता था, जबकि फौजदारी अदालतें थी, जो फौजदारी अदालतें थी वो अभी भी मुफ्ती तथा काजी के अधीन थी, लेकिन इनकी निगरानी भी कलेक्टर करता था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको, मैं बीच में से हट जाता हूँ, आप इसको जूम कर लें, इसको लिख लें। नए शासन की स्थापना, नई प्रशासनिक व्यवस्था, इसको आप लिखें, याद करें, समझें। इसको आपको लिखना है, मैं नोट्स के माध्यम से आपको लिखाता जा रहा हूँ और कभी भी आपकी कॉपी मांगी जा सकती है। आपको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।